नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। चुनावी समय के आगाज के साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष ने रैलियों का बिगुल भी फूंक दिया है। जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन मंच पर नजर आया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2014 और 19 की तरह ही मेरठ से अपने चुनावी सफर की शुरुआत कर दी। जिसके बाद जहां इंडिया गठबंधन की महारैली में 5 सूत्रीय मांगे रखकर विपक्ष को घेरने के लिए अलायंस के सभी दिग्गज सरकार पर तीखे हमले और निशाने साधते हुए नजर आए, तो वहीं पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए तीसरी बार मोदी सरकार के लिए जनता से एनडीए के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तो कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष के जवाबी पलटवार का मुकाबला अब दिलचस्प हो चला है। देखना यह है कि चुनावी समर के अंत तक ये मुकाबला किसके पक्ष में मुड़ता हुआ दिखाई देता है और जनता के मुद्दे और मन किससे जुड़ते हैं। तो आज बात करेंगे दोनों तरफ के हमले और मुकाबले की, मगर पहले सुनिए आज रैली में कैसे कैसे तीरों से हुआ राजनीतिक हमला। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। मंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं। डीएमके के नेता ए राजा और कनिमोझी 2011 में जेल जा चुके हैं। और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। श्री राहुल गांधी जी
और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो ये सियासी धर्मांतरण जो रामलीला मैदान में दिखाई देता है, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और इस्तीफा मांगते थे जिनका, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं जेल चले गए, कोर्ट राहत नहीं दे रहा, हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कोर्ट आपके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? क्या कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट राहत नहीं देता तो वो आपके खिलाफ है? और सवाल तो ये भी बनता है कि ये लोकतंत्र बचाओ है, ये संविधान बचाओ है। मतलब कि बंगाल में कहते हैं तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र मार रहा है, पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी लोकतंत्र मार रही है, केरल में कहते हैं पिनराई विजयन लोकतंत्र को मार रहे हैं, और दिल्ली में आके कहते हैं इनके साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, ये अपने अपने भ्रष्टाचार बचाओ और अपने अपने परिवार के सिमटते हुए अस्तित्व को बचाओ वाली आंदोलन और रैली है। और इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी एक होकर भ्रष्टाचार पे जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना सदाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। कोई कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। क्या लालू जी आज जेल गए? क्या लालू जी 2013 में जेल गए, कन्विक्ट हो गए, 97 में जेल गए, जेएमएम 1990s में कन्विक्ट हुई, टीएमसी पर, एसपी पर, डीएमके पर, इन सारी पार्टीज पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई यूपीए के कालखंड में हुई। तो तब जब वो कार्रवाई होती थी तब ठीक थी, आज कार्रवाई कंटिन्यू हो रही है और लोग जेल जा रहे हैं तो गलत हो जाती है। भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग थे, वही लोग कि भ्रष्टाचार करने से क्यों रोका जा रहा है, उनका हेतु अगर आप लोग समझेंगे, ये हेतु नहीं है कि देश के विकास के लिए रैली हो रही है, देश के विकास के लिए रैली नहीं हो रही। भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे थे कि उन लोगों को भ्रष्टाचार करने देना चाहिए, उसके लिए ये रैली हो रही है। ये देश समझ रहा है, देश देख रहा है, जो ये गठबंधन गठबंधन के लोग हैं और जिस प्रकार से इनकी एक सोच बनी है। आप देख भी रहे हैं कि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और भ्रष्टाचार को और बढ़े उसको लेकर के ये इकट्ठा हुए हैं, देश जान रहा है। और उस भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो कहीं विकास बाधित होता है, कहीं गरीब को जो सुविधा मिलती है वो बाधित होती है। ये उदाहरण भी है हमारे सामने। ये उदाहरण ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया। ये सोच से परे था, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट पहले चढ़ जाता था। 2014 से पहले लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को मिला। ये विकास भी आगे बढ़ा है। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है?
तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण, खास करके सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हूल जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। तो जिस तरह से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली संपन्न हुई और इसके साथ ही साथ मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सफर का आगाज किया। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से दोनों ही तरफ से, यानी कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से चुनावी सफर का आगाज तो हो गया है, ये सफर आगे कहां तक पहुंचता है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में जो एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन आज मंच से किया गया है, लोकसभा चुनाव में वोटों में वो कितना तब्दील होता है, आज हम उसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ अल्पना चौहान जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धनोज कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और वैभव श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रोहन सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से महारैली के द्वारा आज शक्ति प्रदर्शन किया गया रामलीला मैदान में और 5 सूत्रीय मांगों के साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा गया, जिसमें भारत की जनता के सामने तमाम ऐसे वादे किए गए हैं जिनको आपकी सरकार आने पर पूरा करेंगे। क्या लगता है आपको, इस महारैली से जो शुरुआत हुई है और जो तमाम लोग एक साथ हैं, वो एकजुटता बनी रहेगी और वोटों में तब्दील होगी? हम आप ये मानते तो जरूर है, बात यहाँ से शुरू करूंगा। हम आप ये मानते तो जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कर देते हैं, लेकिन वो मालूम नहीं होता उसके आप हथियार, क्योंकि हो सकता शायद उनकी शैक्षिक योग्यता या जो भी है उनका बैकग्राउंड, जिससे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत सारे लोग जानते हैं। मे भी वो वजह हो, लेकिन ये होता है कि वो हमेशा ऐसा वादा करते हैं जानते हुए वो पूरा नहीं कर पाएंगे। बाद में उनके सचिव और तमाम मंत्रालय के अधिकारी या विभागों के प्रभारी बोलते हैं, मानते हैं कि नहीं किया जाएगा। कई बार उनके गृह मंत्री आके बोलते हैं कि जुमला था। तो आप समझिए ना, 10 साल देखा इस देश ने देखा 2 करोड़ रोजगार, और इस देश ने देखा 15 लाख खाते में, इस देश ने देखा है बढ़िया महिलाओं का सम्मान, और इस देश ने देखा है युवाओं का रोजगार। क्या बात करते हैं, ये सब पूरा देश देख रहा है। गाँवों में इनके लोगों को घुसने की इजाजत नहीं मिली है। ये लोग बहुत षड्यंत्र करके सिर्फ अपने ताकत से, अपनी सत्ता से वो कर सकते हैं, लेकिन जनता इनके पक्ष में हो जाएगी उससे थोड़ी है। जनता हकीकत जो देख रही, गुजर रही, उसको मालूम है कि अभी एक वोटिंग से 2 दिन पहले किसान सम्मान निधि आ जाएगी। जनता को मालूम है कि उनको जो भी डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर होना है वो चुनाव के दौरान करा दिया जाएगा। जनता को मालूम है कि एयरटेल से पैसा लेकर 150 करोड़ इन्होंने क्या कहते हैं उनको स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया। इन्होंने 2G घोटाला असली हमारा तो कहा, इन्होंने साबित नहीं कर पाए, लेकिन इनका तो सामने दिख रहा है। 150 करोड़ लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में, 1 हफ्ते बाद उनको ठेका दे दिया। बात बस इतनी सी है कि पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता ऑल टाइम लो है। भारत की जनता को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता, दूसरी बार पुलवामा और
तो बालाकोट समझाया जा सकता है, लेकिन चुनाव इससे आगे की चीज है और पूरा देश देख रहा है। इनको बढ़िया से समझाएगा 2004 रिपीट होने जा कल्पना रहा है। चौहान जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखने बहुत आसान होते हैं, तो यही हमारे विपक्षी दल देख रहे हैं। इनसे ये पूछिए, आज जो ये रैली थी आम आदमी पार्टी का, जब जन्म हुआ उस वक्त किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को ये पानी पी पी करके कोस रहे थे, गालियां देने का काम कर रहे थे। आज उसी कांग्रेस के साथ ये गोद में बैठ करके गठबंधन कर रहे हैं, चुनावी हुंकार भर रहे हैं, दम भर रहे हैं। देखिए, आज ये जो तथाकथित गठबंधन सामने है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और यथार्थ में जमीनी स्तर पर इनका कुछ नहीं है। ये कितना भी शोर मचा लें, कितना भी चिल्ला लें, जनता सब जानती है, जनता पहचानती है। और हर बार मोदी की गारंटी को स्वीकार कर रही है जनता। और डबल इंजन की सरकार ने देश में जो काम किया है उसको जनता बेहतरी से जानती है। और जिस 400 पार के नारे के साथ इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है, आप देखिएगा जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे वो बात तथाकथित साबित होगी और विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के ही कंधों पर रखी वैभव श्रीवास्तव जी, रामलीला मैदान में जिस तरह से आज रैली हुई, एक रैली और आंदोलन की शुरुआत तब भी हुई थी जब कांग्रेस के विरोध में लोकपाल लाने के लिए आपने शुरुआत की थी, और आज गिरफ्तारी के खिलाफ। जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। पैनल पे जो मेरे साथी हैं धनोज जी, रोहन जी, अल्पना जी, उनको नमस्कार। और आपका जो भी प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार। प्रियंका जी, हमारा तो जन्म ही रामलीला मैदान से हुआ है और आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, बीजेपी का और अल्पना जी का भयभीत होना बड़ा साफ आज उनके जितने पैनलिस्ट हैं, उनके जितने लीडर्स हैं, उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। आज लाखों की भीड़ जो रामलीला मैदान में इकट्ठा हुई थी वो इस मोदी जी के कुचक्र के खिलाफ खड़ी हुई थी, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खड़ी हुई थी। और ये जो भी हमारा इंडिया अलायंस है वो उन डेमोक्रेटिक वैल्यू को पुनर्स्थापित करने के लिए है। हर दिन इस देश में एक एक करके सारी संवैधानिक एजेंसियों को खत्म किया जा रहा है। कभी बिल ला के, जो कि बिल पूरी तरह से गैर कानूनी होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको ओवर रूल कर देता है, वो दोबारा बिल ला के, कभी पीएमएलए एक्ट में ऐसे सेक्शन जोड़ के, कभी इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में, मतलब जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं एक एक करके नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार उसको खत्म कर रही है। और हम इस देश को आश्वस्त दिलाना चाहते हैं कि, और इस देश की जनता को आश्वस्त दिलाने से भारत की जनता खुद इतनी होशियार है, वो ये देख रही है। अरविंद केजरीवाल को इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, 3 बार का मजबूत जनादेश दिया हुआ, आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट कर लिया, और ये कहके कि करप्शन है। जितने भी करप्शन के एक्चुअली स्कैमस्टर रहे हों, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, मुकुल रॉय हो, अशोक चौहान हो, जनार्दन रेड्डी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, सबको बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया है। तो बीजेपी का ये कहना है चोरी करो लेकिन भाजपा में आकर करो। तो नरेंद्र मोदी जी का जो करप्शन का एक डबल स्टैंडर्ड है देश की जनता जान चुकी है। और इस समय अल्पना जी जवाब दीजिएगा इस पर। करप्शन के मामले में नए पैमाने चूरी जी, अल्पना जी। वो दिन भी देखा था, जनता ने वो दिन भी देखा था जब केजरीवाल जी ये दम भरते थे कि वो राजनीति में ही नहीं आएंगे। पहले तो वो इस तरीके की बातें करते थे, उसके बाद राजनीति में आ गए और उस पार्टी के साथ आए जिससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जिसको वो पानी पी पी कर कोसते थे, सबसे ज्यादा आरोप लगाते थे कांग्रेस पर। आज कांग्रेस की गोद में बैठ रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? आप दिल्ली की जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं। आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया, आपने युवाओं को शराबी बना दिया, आपने दिल्ली की स्थिति को दयनीय बना दिया है। आप कहीं तो रुकिए, आप कहीं तो शर्म कीजिए। आज आपका काला चिट्ठा जनता के सामने आ चुका है, जनता आपके चेहरे को जान गई है। आप जेल की सलाखों के पीछे हैं, आपके मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी में बिठा रखा है। भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी कमियां ठीक नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। अनुरोध है
बताइए हटिए, पहले अपना आत्मविश्लेषण कीजिए। आप लोग जो जनता के, आप जो दिल्ली की जनता के साथ छल कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उस चीज को जान चुकी है। डॉक्टर धनोज जी, जिस तरह से आज महारैली भी आपने देखी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मेरठ में भी देखी होगी। वैभव जी, आती हूँ आपके पास में, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से शुरुआत हुई है और लगातार तमाम जो नेता विपक्ष की मंच से एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कई राज्यों में यदि देखा जाए तो अभी भी सीट शेयरिंग पर मामला पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। डुगडुगी बजी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, खेल में मदारी, जिन्हें कहते थे अमृतों का दरवाजा, जिन्हें कहते थे अमृतों का दरवाजा, वहीं सांप ने केचुली उतारा। देखिए सवाल क्या है कि आज जिस मुद्दा को लेकर ये लोग रामलीला मैदान में आए, मैं सबको सुन रहा था, यह देश जो है ना, आधुनिकता की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है। अब वो तो खत्म हो गया भ्रष्टाचार की, कि भ्रष्टाचार करने वाले बच जाए। जैसे अभी मैं सुन रहा था, कानून की दुहाई दे रहे हैं, ये अमेंडमेंट कर दिया, वो अमेंडमेंट कर दिया। अरे अमेंडमेंट करने वाले जितने भी नेता, सबको पता है कि जो चोरी डकैती लूट करेगा, टैक्स पेयर के पैसा को खाएगा, हजम करेगा, जो पॉलिसी के तहत जो भ्रष्टाचार करेगा, वो आज निकल पकड़ा जाएगा। पहले ये होता था कि पहले 50 साल लग जाते थे, कोई भ्रष्टाचारी मतलब आते थे, गुजरते थे, निकल जाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो जितने भी लोग हैं इस बात को जानते, बनी बात है। अब आपको याद होगा, आप टीवी पे कह रहे हैं कि पहले थोड़ा ज्यादा कर लेते, अभी थोड़ा कम कर लो, मोदी जी का आशीर्वाद तो थोड़ा करेक्ट छूट मिल जाए, तुमका क्या है ये क्या बात कर रहे हैं? टीवी पे लोगों को प्रेरित कर रहे भ्रष्टाचार करने के लिए कि पहले थोड़ा कम करते थे, अभी थोड़ा ज्यादा कर लो। क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या बोलना चाहते हो? शर्म आती है आपको? रोहन जी शर्म आता है बोलते हुए? चोर, लुटेरे, गुंडे, देश के पैसा लूटने वाले, जनता के पहले भ्रष्टाचार में सजा में देरी होती थी। आपने शायद सुना नहीं। धनोज कुमार जी, अपनी बात पूरी करें आप। अरे रस्ती जल गई, बोल नहीं गई। क्या कह रहे हैं आप कि नेता आपके जमानत पर घूम रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग कौन थे? बोला ना, एक पवित्र जगह रामलीला के मैदान में। अरे भाई साहब चुप हो जाओ, मोदी जी थोड़ा समझ लो। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं पूछा, अरे क्या बात करते हैं? बोला है तभी तो बोल रहा हूँ। खामोशी का क्या दर? अपने मर्जी थोड़ी। आप जब बोले तो मैंने कुछ बोला? आप कुछ बोले तो मैंने बोला कुछ? सुना ना? अरे क्या सुना ना? चलिए ठीक है साहब, अब जब देश चोर लुटेरे जातियों का नहीं है, पहले सुन लो। अगर यही समझाना चाह रहे हैं, रोहन जी पूरी बात सुन तो लीजिए। मुझे लग रहा है आपको समझने में दिक्कत हुई। पूरी बात उनकी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। आप जो कहना चाहते हैं कहिएगा जी। जब इनके नेता चोरी डकैती लूट कर रहे थे, तब इनके पत्नी क्यों नहीं समझा रहे थे? हे पति देव, क्यों जनता का पैसा लूट रहे हो? आज पत्नियां आ रही है डिफेंड करने के लिए। जब पति लूट रहे थे पॉलिसी के नाम पर, अरे भैया, पति पॉलिसी बनाकर जनता के विकास का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। अरे शर्म करो बोलने तो मुझे भैया, शर्म करो। सरकार थी आपकी। अरे शर्म करो, थोड़ा सा शर्म आएगा कि नहीं? अरे जमानत पर है ना नेता, क्यों है? अरे रामलीला मैदान में कहते कि मैं जमानत पर हूँ, मेरे पति चोर है, डाकू है, मेरे पति ने लूट लिया। कहा है दम? सत्य बोलने का है दम? सत्य बोलने का है दम? कांग्रेस सरकार है, सत्य बोलने का दम है भाई साहब? आकर सत्य बोलने का? 10 साल जब आपको गुजर गया, जनता ने सरकार में भेजा 10 साल तो आपको जनता गुजर इसमें गया। काम करना था, आपने चोरी करना शुरू कर दिया, लूट करना शुरू कर दिया। आपको किसने कहा था? केजरीवाल के आए थे एक बोतल पर एक बोतल फ्री करने के लिए। केजरीवाल जब सरकार बनाए, सरकार से पहले उनके मैनिफेस्टो पढ़े हो? कहीं मैनिफेस्टो में था लिखा हुआ कि मैं सरकार में आऊंगा तो एक बोतल पर एक बोतल फ्री कर दूंगा? क्या एक बोतल पर एक बोतल फ्री नहीं हुई? क्या दिल्ली में एक बोतल पर एक बोतल फ्री हुई ना? उसी तरह स्कैम हुई, लिकर स्कैम हुई। कौन है के कविता? आपके रिश्तेदार है क्या? के कविता कौन है? विजय नायर कौन है? आपके रिश्तेदार है?
अब तो कैलाश ने भी कह दिया, अभी अगला बताना कैलाश गहलोत ने भी कह दिया, पैसा लिया हुआ था। ये जांच वहाँ जी वैभव जी आती हूँ आपके पास जी। प्रियंका जी, इस तरह से नहीं है, प्रवक्ता को भी पता होना चाहिए, इस तरह से जांच होनी चाहिए सभ्यता से। रोहन जी समय दीजिएगा जरा, वैभव जी आप जवाब दीजिए। रोहन जी समय दीजिएगा जरा, आती हूँ मैं आपके पास। वैभव जी जवाब दीजिएगा आप पहले। जी प्रियंका जी, मैं तो पहले अल्पना जी की 2 बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि ये तो इस तरह से आ गए, कैसे कैसे लोगों का गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के साथ आ गए, कांग्रेस के साथ आके गठबंधन करके अब ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो नैतिकता की जहां तक बात आती है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी तो हमें नैतिकता न सिखाए तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंस से पहले मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है, मतलब क्यों नेशनल थ्योरी को सपोर्ट किया है, मुस्लिम लीग सरकार बनाई है। नैतिकता की बात ये तो ना करें। जहां तक इन्होंने बात करी शराब घोटाले की, मैं आपको बताता हूँ शराब घोटाला होता क्या है। 2022 में जो हूच ट्रेजेडी हुई थी भोतर जिले में, वहां पे कच्ची शराब पीने से लगभग 80 से ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। 12,000 करोड़ के ऊपर का वहां पे नकली शराब का धंधा है गुजरात में, जो कि ड्राई स्टेट है। ये होता है शराब घोटाला। एक चवन्नी भर का रिकवरी मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई है ईडी या सीबीआई हमारे किसी भी नेता के ऊपर। एक रत्ती भर का मनी ट्रेल, ना कोई रिकवरी है ना कोई मनी ट्रेल है। अरे लेकिन वैभव जी जमानत भी तो नहीं मिली है ना, जमीन पे वैभव जी जमानत भी तो नहीं मिली है ना। तो प्रियंका जी वो पीएमएलए एक्ट पढ़िए, पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 में जो इन्होंने संशोधन किया है उसके अनुसार बेल मिलना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। अल्पना जी जवाब दीजिएगा। जो अमेंडमेंट हुआ है वो चैलेंज है, पीएमएलए एक्ट का ये सेक्शन भी चैलेंज है। तो ये वाली बात हुई कि पहले चोरी ऊपर से सीना चोरी, इनको अजीत पवार चोर है कि नहीं? अल्पना जी अजीत पवार चोर है कि नहीं? अजीत पवार चोर है कि नहीं? एजेंसियों पर सवाल उठा दिया। अजीत पवार चेंज है कि नहीं? छगन भुजबल चोर है कि नहीं? अजीत पवार चोर है कि नहीं? छगन भुजबल चोर है कि नहीं? प्रफुल्ल पटेल चोर है कि नहीं? जनार्दन रेड्डी चोर है कि नहीं? जन लोकपाल के नारे लगाते हैं, है ना, जन लोकपाल के नारे लगाते हैं। 15 लाख के अकाउंट में भेजने की बात की थी आप लोगों से झूठी पार्टी तो इस देश में कोई नहीं है। अरे भैया 15 लाख अकाउंट में भेजना चाहते, डीमोनेटाइजेशन का स्कैम किया इस देश में। आप लोग नैतिकता की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जरा फ्रॉड, जमीनी आपने पूरे काले बाजारी फैला रखी है, लूट रखा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है बीजेपी और ये बात करती है नैतिकता की। ईडी के थ्रू आपने शरद रेड्डी से 50 नहीं तो करोड़ से ज्यादा वैभव जी इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा तो कांग्रेस को भी मिला है, कांग्रेस से सवाल किया आपने? चंदे की बात भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है लेकिन खाके में आया तो है, अब उस पर जवाब। चंदे की बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के नागरिकों को ये शराबी बना रहे हैं, युवाओं को शराबी बना रहे हैं, बेरोजगार बना रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, ये नीतियों पर बात बन जाए। अप्रूवल बनने के नाम पे 60 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने एक्सटॉर्शन किया है। ये स्कैम होता है इलेक्टोरल बॉन्ड में। पर तो वैभव श्रीवास्तव जी आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी क्या? ये तर्क अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं देख रहे आप? अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपने उसके लिए क्या किया वैभव जी? आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये सारी एजेंसीज हैं जो बॉडी है जो इस पे इंक्वायरी करती हैं। अब एजेंसीज ने क्लोजर रिपोर्ट, प्रफुल्ल पटेल 8 महीना पहले इन्होंने एनडीए अलायंस ज्वाइन कर लिया, 8 महीने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि नहीं इनके ये पाक साफ है एयर इंडिया के मर्जर स्कैम में। छगन भुजबल के बारे में सीबीआई ने ये कह दिया कि इनकी तो फाइल लीक हो गई है, हमको फाइल ही नहीं मिल रही है। एजेंसीज ही तो उसको इसकी तहकीकात करेंगी कि कौन करेगा? एजेंसी तो तहकीकात करेंगी। क्या एजेंसीज बीजेपी की वो हो गई है, घर की एजेंसी हो गई है? वैभव श्रीवास्तव जी आप पीएमएलए पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप एजेंसी पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप तो कोर्ट के निर्णय पर भी सवाल उठा देते। डॉक्टर धनोज कुमार जी आने दीजिए मुझे, आपके पास आने दीजिए, एक मिनट दीजिएगा मुझे। डॉक्टर धनोज जिस तरह से तमाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नेताओं की बात की जा रही, बार बार उन तमाम लोगों का नाम आता है। अजीत पवार की बात कर ले, छगन भुजबल की बात कर ले, हालांकि जांच लगातार चल रही है, लेकिन क्या छगन भुजबल, अजीत पवार और अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन में समानता है?
अगर ऐसा है तो जेल में बंद क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, आपका सवाल भी बिल्कुल वाजिब है। मैं खुद कह रहा, जितने भी भ्रष्टाचारी, मैं खुद कहता हूँ, आपके चैनल पर कई बार बैठ के कहा, जितने भी भ्रष्टाचारी है उनका जगह जेल है। मैं किसी भ्रष्टाचारी को, जो भी भ्रष्टाचारी, क्योंकि जनता के पास जब वोट लेने जाते हैं वो जनता हित में काम करने की बात करते हैं, तो जीत जाते हैं तो उसी जनता के पैसे को खा जाते हैं भ्रष्टाचार के रूप में, चाहे वो कोई भी भ्रष्टाचार हो। इवन नरेंद्र मोदी जी भी अगर भ्रष्टाचार किया तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल साहब के राज्य में एक बोतल फ्री हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी ना, तो वहां पर स्कैम हुई, बिना स्कैम का तो कोई काम हुआ नहीं। दूसरी बात, इनके मंत्री ने ही बोला है कि हाँ वो बंगला मुझे अलॉट हुआ, लेकिन वहाँ कौन रहता? अरे भैया बोलने दीजिए मुझे, आप लोग को मैं सुनता हूँ बहुत प्यार से। इसमें स्कैम क्या हो गया? अगर बेवर जी आप अदालत नहीं हो ना, अरे आप अपने दही को खट्टा बोलोगे क्या, जबकि दुनिया को पता दही खट्टा होता है, पूरे दुनिया को पता है। अरे जो उसको भी मालूम है दही खट्टा होता है, लेकिन कोई अपने दही को खट्टा बोलता है। इन्होंने अदालत ने ये भी तो नहीं बोला ना कि केजरीवाल साधु है, बोला है क्या? अरे तो वो तो ड्यू प्रोसेस के तहत वो तो केस चल रहा है ना। स्कैम जब प्रूव होगा तब प्रूव होगा। लेकिन आप ये बताइए, आबकारी नीति वापस ली गई या नहीं ली गई? लेनी पड़ी या नहीं लेनी पड़ी? बिल्कुल लेनी पड़ी, ताकि दिल्ली में कोई केओस ना हो। बीजेपी चाहती थी कि नहीं, तो वो नीति आप जो लाए थे, आप जिस पर काम कर रहे थे, जो नीति दिल्ली में चल रही थी, उसे आपने वापस लिया, तो क्यों वापस लिया? उसके पीछे का कारण आप बता दें। प्रियंका जी, मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, पॉलिसी अभी जो लिकर पॉलिसीज हमने दिल्ली में इंप्लीमेंट की थी, उस लिकर पॉलिसी को वर्ड बाय वर्ड पंजाब में हमने इंप्लीमेंट किया है। लगभग 40% से ऊपर का राजस्व सरकार के पास आ रहा है। तो ये किस तरह की पॉलिसी है कि जिसमें सरकार को फायदा हो रहा है और भ्रष्टाचार है? धनोज कुमार जी, किसी क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार नहीं है। क्या लगता है आपको? वैभव जी कह रहे हैं कि आबकारी नीति वापस ली गई थी, क्या अपने आप ली गई थी या शिकायतों के बाद लेनी पड़ी थी? देखिए, ये क्या कह रहे हैं अभी वो मायने नहीं रखता है। अभी पूरा देश, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि ईमानदार, तो हमने भी सुना था, कट्टर ईमानदार, उसने दावा किया था कि मैं जनता का नेता हूं, दिल्ली का बेटा हूं। लेकिन एक बात बताया, दिल्ली के लोग का ही तो पैसा था ना, वो किसी पंजाब का पैसा या वो उत्तर प्रदेश का पैसा तो नहीं था जो इन्होंने गबन किया है। इसकी जांच तो कर रहे हैं, क्या बोलते तो क्यों देते भाई? अरे सोनिया गांधी से जाके पूछो ना, शीला दीक्षित को, अरे शीला दीक्षित आपके मुख्यमंत्री थे ना, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे ना। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, ऐसा मुझे मत समझो। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे ना। केजरीवाल क्या बोलते थे? ये चोरनी है, ये लुटेरी है, ये डकैती करी है। आप अपना सुनो, अपना कैरेक्टर भूल जाओ, लेकिन दिल्ली वाले भारत का लोग कैरेक्टर थोड़े भूलेगा। और हेमंत आपके नेता को क्या क्या बोलता था? आप अभी दोनों सुन लो भैया, इस देश में उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर आपकी नेता पर है तो उसमें मेरी मेहरबानी नहीं है। अरे भैया, स्वतंत्रता सेनानियों के विकास के लिए जो पेपर चलना था, स्वतंत्रता सेनानियों के विकास के लिए उनका पैसा खा गए। क्या बात करते हैं, मैं बताता हूँ। खाए कि नहीं खाए बताओ ना। भारतीय जनता नहीं खाए तो बोलो। भारतीय जनता पार्टी नैतिक आधार पर नेता है, नैतिकता है आपके पास, राजनीति करके नैतिकता है, उसने अपने कार्यालय में बड़ी राजनीति में है और उस वाशिंग मशीन में नेचुरल करप्ट पार्टी के लोग भी आगे घुस जाते हैं, 2G घोटाला वाले भी आगे घुस जाते हैं, गोल स्कैम वाले भी आगे घुस जाते हैं। आप क्या अपने पत्नियों को, आप राजनीतिक विश्लेषक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पहले आइए सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनिए, आइए उधर बैठिए और आप बोलिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और हम बोल रहे हैं। होकर बोलते हुए शर्म नहीं लगता? माननीय मेरी बहन वो बैठी है, वो बोल रही है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। आप कौन कर रहे थे
अरे जनता का पैसा लूट, मैं टैक्स भरता हूँ। गाड़ी साथी अब्दुल्ला दीवाना हो आप। अरे मेरे पैसे लूट लिया भाई साहब, भाजपा ज्वाइन तुम इतने बड़े लोग कह रहे हो, हमारा तो टैक्स कर दिया, पैसा लूट लिया तुमने। रोहन सिंह जी, रोहन सिंह जी, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, ऐसे ही बचाएंगे आप? रोहन सिंह जी, आप तो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं ना? नहीं रोहन सिंह जी, धनु जी एक मिनट दीजिएगा, धनु जी एक मिनट दीजिएगा। रोहन सिंह जी, आप तो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं ना? लोकतंत्र में आपके खिलाफ कोई बोलता है, आपके खिलाफ अगर कोई एक शब्द बोल देता है तो आप उसे तुरंत बीजेपी का एजेंट करार दे देते हैं। सुनने की हिम्मत रखिए ना, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। लेकिन बीजेपी का एजेंट हर बार बताना जरूरी नहीं है। लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं आप, लोकतंत्र डिबेट में भी बना रहने दीजिए। इसलिए बोल रहे हैं प्रियंका जी, तो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं आप। प्रियंका जी आती हूँ, एक मिनट दीजिएगा जी। नहीं प्रियंका जी, एक बात मुझे बस क्विकली रख रहे 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। 14 लाख के वायलेशन में 1600 करोड़ का आपने क्या कहते हैं नोटिस, प्रियंका जी 5 सेकंड के लिए, 42 करोड़ का नोटिस हो रहा है। वैभव जी, रोहन जी की बात आती हूँ, एक मिनट दीजिए। उसके आपने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? देश में 2 कानून है? मैं इनसे जानना चाहता, आप भी जवाब दी। आप कह रही है ना, वहां मुझे बताइए, इस देश में 2 कानून है। किस कानून की बात कर रहे हैं रोहन जी? आप अपनी बात फिर से दोहराइए। फिर से मैं दोहराता हूँ कि 14 लाख रुपए का सिर्फ मिसमैच था। कांग्रेस के 1600 करोड़ रुपए की रिकवरी नोटिस दे दी गई और 42 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी का कोई जानने वाला नहीं किसने क्या पैसा दिया, उसके लिए कोई बात नहीं हो रही होती इस देश में। नहीं तो नोटिस दे दी गई तो क्या आप चाहते हैं कि नोटिस? अल्पना जी जवाब दीजिएगा इस पर। टैक्स आपने भरा था क्या रोहन सिंह जी? टैक्स आपने भरा था क्या जिसकी नोटिस दी गई आपको? जेल में है और गुजरात। आप बता दीजिए आपने कहा टैक्स भरा था, नोटिस वापस हो जाएगी। अल्पना जी जवाब दीजिएगा आप। वैभव जी आती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। तो आपको नोटिस देगी ना, आपको टैक्स भरना चाहिए, आपको नोटिस नहीं मिलेगा। ईमानदारी से पारदर्शिता से काम कीजिए। 70 साल आपने भैया देश को लूटा, दुनिया भर के अपने घोटाले किए, देश को गर्त में पहुंचा दिया, उसके बाद भी आपको चैन नहीं है। अगर आपको नोटिस मिलता है, नहीं आपने अगर टैक्स भरा है तो कहाँ है आपके टैक्स की स्लिप? आप क्यों नहीं जनता को दिखा देते? आप उसे जनता के सामने पब्लिक डोमेन में ले आइए कि आपने टैक्सेस भरे हैं। मेरा सवाल जनता के सामने रखिए। आप दोनों समझदार लोग हैं, हम जानते हैं कि आप लोग थोड़ा समझदार लोग। मेरे सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। कांग्रेस का 14 करोड़ रुपए का मिसमैच था 3 साल के असेसमेंट में, जिसमें 1568 करोड़ रुपए की रिकवरी नोटिस भेजी गई और वहीं पर 14 करोड़ जो दिया। देखिए रोहन जी, ये बातें मैं तो यहाँ बैठ के तय नहीं करूंगी। नहीं, आप जो बताएंगे आपका डेटा में यहाँ बैठ कर तो मानने लूंगी जी। पूरा सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा। नहीं, 14 करोड़ का आपको 3000 करोड़ का नोटिस दे दिया जाता है। बंद एसी कमरे में बैठ करके ये लोग जो इन्हें हाई कमान से इनको जो आदेश मिलता है, कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु हमेशा बंद एसी कमरे में बैठ के बात करते हैं। लोग जमीन पर यथार्थ पर नहीं उतरते हैं। ये जनता के सरोकार की बात नहीं करते हैं, जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। हाई क्लास एसी कमरों में बैठ करके भैया राजनीति नहीं होती है। आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन की बहुत आवश्यकता है। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन भारत की जनता आपको नकार चुकी है। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। क्या बात करते हैं आप? हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आज आप रायबरेली और अमेठी में चेहरा ढूंढने के लिए आपको जनता से सर्वे कराना पड़ रहा है। कितनी दयनीय स्थिति आज आपकी उत्तर प्रदेश में हो गई है। पिछली बार तो आपका नहीं, अल्पना जी जवाब दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। उनका कहना है कि इतने 1000 करोड़ का नोटिस कहाँ से आया? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी से गया है क्या नोटिस? आप समझिए तो फिर आगे की बात तो है कि आचार लागू होने के बाद भी नामांकन के 1 घंटे के बाद आदमी को ईडी का नोटिस जा रहा है। इनकम टैक्स का नोटिस तो बोलने पे चला जा रहा है। डॉक्टर धनोज जी क्या कहना है इस पर आपका? रोहन जी, वैभव जी आती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। इस टॉपिक पर सब जवाब लेने के बाद आती हूँ। डॉक्टर धनोज जी, रोहन सिंह जी का कहना है कि कुछ करोड़ कई 1000 करोड़ बना के नोटिस दे दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो उनका अपना वक्तव्य होगा। सिस्टम है, उसमें फाइन के साथ होता है। पेनल्टी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप नहीं भर पाए तो जोड़ कर भर दीजिए। आप अपने आप को साबित करिए कि हाँ भाई हमने इतना कमाया, इतना मैंने देना है। क्योंकि पार्टियों को इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन ऐसे दिया जाता है कि हमें इतना चंदा आया, हमने इतना खर्च किया, इतना ये किया, वो दिया जाता है। और आपको बता दूं, कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी बिना कोई कमी का नोटिस जारी नहीं कर सकता।
जब तक जारी होगा, दूर दराज क्योंकि हम के लोग किसी इसमें गाँव में जिसने फिर बोलना शुरू एक करेंगे। आदमी कोई बैठा हो जिसने कोई टीवी कोई न्यूज ना देखी हो, जिसको ना पता हो कि मनरेगा में क्या हो रहा है, या जिसको ना पता हो बहुत उच्च कि दर्जे के जो नेता है वो वकील उज्ज्वला स्कीम में क्या हो रहा है, वो इतना मासूम हो सकता है, वो कह सकता है। चलिए आती हूँ मैं। आप सर विवेक से यहाँ टीवी चैनल पर बैठ के इस बात पर हाँ। बहस मत कीजिए, तथ्यों के साथ उस बात को चैलेंज कीजिए। क्या हम तथ्यों के साथ बता रहे, सुनिए तो ना। 18 लाख लोगों ने उज्ज्वला स्कीम दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया। इंटरनेट नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने बोला कि भारत में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। भारत की खुद के जांच रिपोर्टों ने या फिर जो आर्थिक आंकड़े आते हैं क्वार्टरली और सालाना, उन्होंने बोला भारत की स्थिति, हम आप मुंह मोड़ लेंगे तो मुर्ग बन जाएंगे, मुंह घुमा लें। अल्पना जी जवाब दीजिएगा इस पर। 50 लाख बच्चा रेलवे और बस से सफर करके जाता टहल के आता है और पेपर आउट हो जाता, कोई सुनवाई करने वाला। गड्ढे में ले जाने का काम किसने किया है? आपने देश को इतना गड्ढे में पहुंचा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर उस पर मेहनत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना जा रहा है। आज भारत को रिकॉल लोग कर रहे हैं। आपने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया था, वो वक्त भूल गए। अब आपने इस देश के युवा को तोड़ा। आप मुझे सवाल जवाब दीजिए। अब मान लिया बहुत खराब किए, मान लीजिए IIT ये शुरू से गिनना शुरू करे तो घंटे गुजर जाए, हमने वो बनाए, लेकिन आपने 10 साल में क्या किया? अभी भी कांग्रेस की ही बात चलेगी, अपना कुछ बताएंगी? उत्तर प्रदेश हम कह रहे हैं अभी भी कांग्रेस की बात करेंगे, अपना कुछ बताएंगी कि 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाया? में जाकर के देश के खिलाफ आप मुझे बताइए ना, बनाया क्या? आपके नेता आतंकियों की फांसी पर क्या सवाल बात उठाते करती हैं। सरकार? आपकी रही बालाकोट का आप लोग कब से मांगते हैं? आप लोग आर्मी पर सवाल उठाते हैं, आप लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, अरे आप लोग सवाल जो उठाते हैं। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा अरे आपको भारतीय संस्कृति पर आप सवाल उठाते हैं। चलिए आती हूँ मैं आपके पास। वैभव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वैभव जी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ प्रियंका जी, थैंक यू। मैं बस क्विकली अपने 2-3 पॉइंट्स अपने सामने रखूंगा जी कि ये जो बीजेपी की तरफ से बार बार ये आता है ना कि ये कुछ नहीं हुआ इस देश में, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कोई काम नहीं हुआ इस देश में, तो उसमें वो 5 साल वाजपेयी जी के भी जोड़ लेते हैं। तो इन्हें अपने नेता की इज्जत करनी नहीं आती है भाजपा के लोगों को, ये किसी की इज्जत क्या करेंगे। एक चीज और, मैं धनुष जी को आपके माध्यम से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो थोड़ा सा मर्यादा रख के बात करनी चाहिए। अगर मर्यादा आप नहीं रखते हैं तो हम भी नहीं मर्यादा रखेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के कम से कम मर्यादा रखें। धनुष जी, अगर आप ऐसी बात देखिए, प्रियंका जी आपने कैसे लोगों को चैनल पे बैठाया हुआ है, ये चोर मैं किस तरह से बोल रहे हैं, मैं सम्मान नहीं करता। ये चोर कहाँ से बात आ गई? प्रियंका जी धनुष जी केस चल रहा है। धनुष जी मर्यादा बनाए रखिए। उन्होंने सही शब्दों में निवेदन किया, निवेदन मान लिया। अरे धनुष जी, अगर नहीं आता है तो मर्यादा सीख क्या? धनुष जी जवाब दीजिएगा, हर बात पे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। धनुष जी नहीं तो प्रियंका जी, मेरी तरफ से कोई अभद्र भाषा का मैंने न इस्तेमाल किया है, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप भी ना करें। मैंने तो नहीं किया, तो आप भी मत करें। हाँ, जहां तक की बात आ रही है कि बीजेपी की झूठ और उसकी ये बात कर रहे हैं कि सेना के साथ ये किया, सेना का कितना मनोबल बढ़ाया। पुलवामा जो इस देश में अटैक हुआ, हमारे शहीदों पे हमारे कितने जवान शहीद हुए, इन्हीं के अपॉइंटेड गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि इन्होंने होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चिट्ठियां लिखी कि एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, लेकिन होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री ने डिनाई कर दिया। इन्होंने पुलवामा का यूज किया अपने चुनाव के कैंपेन में।
स्तर की भारतीय जनता पार्टी, किस स्तर की पार्टी है, आप इस पे अल्पना जी जवाब दीजिएगा इस पर। अल्पना जी जवाब दीजिएगा। छोड़ते हैं पुलवामा अटैक को उन्होंने चुनावी फायदे के लिए यूज किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें अल्पना जी इस पर जवाब दीजिएगा। ताबूत में भी घोटाला किया, आप लोग करगिल में ताबूत घोटाला किया है भाजपा ने, और ये बात करते हैं नैतिकता की, ये बात करते हैं जवानों की सेना की। आप लोगों को आप अल्पना जी, आपने देश का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर यूथ की बात करें, यूथ का ब्रैकेट पढ़ते तो 83% यूथ आर अनएम्प्लॉयड। संकट आया हुआ था, आपके शासन में 83% ऑफ यूथ आर अनएम्प्लॉयड। 100 में से 83 युवक अनएम्प्लॉयड है। आपके राज्य में 10 साल से आपकी राज है। अरे कब तक कांग्रेस को कोसेंगे? 10 साल से आप लोग हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने क्या किया? उसके बाद इन्फ्लेशन पे रोक पाए ना, अनएम्प्लॉयमेंट को रोक पाए, बेरोजगारी, करप्शन किसी भी पैमाने पे आप खड़े नहीं उतरते हैं। आपका चेहरा अल्पना जी, आम आदमी पार्टी एक दशक में नेशनल पार्टी बनी है। एक दशक में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है। 2 स्टेट में हमारी सरकार है, हमारे पास 11 से ज्यादा सांसद है। हमारे पास आम आदमी पार्टी देश का भविष्य है। 10 साल में नेशनल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। वो भविष्य जेल में सकता है। दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, गोवा की जनता, गुजरात की जनता ने स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी आने वाला देश का भविष्य है। हमारी फूड और अस्पताल की राजनीति इस देश का भविष्य है। आप लोगों का करप्शन, आप लोग की कम्युनल एजेंडा नकार देके आने वाले चुनाव है। इस्तेमाल करने का काम इंडिया गठबंधन और ये जो हमारा अलायंस हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है अल्पना जी। देश की जनता 2024 के आने वाले चुनाव में आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। और ये जो फेक मॉडर्न नैरेटिव बना रखा है, करप्शन कर रखा है भाजपा का, उसका भी हिसाब इस देश की जनता ही करेगी, इंडिया अलायंस करेगी। आपका चेहरा बहुत जल्दी दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। मैं आपकी प्रियंका जी, दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। अभी नगर निगम में अरे तो वैभव जी, दिल्ली में अगर आपकी सरकार बनी है तो देश ने भी तो 2 बार बीजेपी को चुना है, उसे भूल जाते हैं फिर आप? हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे जनमत क्या आपको केवल दिल्ली में ही नजर आता है? पूरे देश में जो मिलता है वो क्या है फिर? प्रियंका जी, हम तो कह रहे हैं इनको 2 बार जनमत मिला, इन्होंने रूल किया। इनका मॉडल और दिल्ली का मॉडल देश के सामने है। बुलाइएगा उस दिन है ईवीएम पर। इनका मॉडल और दिल्ली का मॉडल, दोनों का मॉडल देश के सामने है। अल्पना जी जवाब दीजिएगा इस पर। बिजली, देश के मॉडल और दिल्ली के मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं वैभव जी। ये देश के सामने है। 3 बार हमें दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया है। एमसीडी में अभी इनको बुरी तरीके से हराया है। लोगों को शराबी बना दिया। इनको अल्पना जी, गुजरात में 80 से ज्यादा लोग नकली शराब पीने से मर गए ड्राइव में। उसका जवाब दीजिए, पहले उसका जवाब दीजिए। जो गुजरात में आप लोगों ने 80 से ज्यादा लोगों को मारा है, ये जो उच्च ग्रेजुएटी हुई है, उसका जवाब दीजिए आप। नकली शराब का जवाब दीजिए। गुजरात में जो नकली शराब पीने से लोग मरे, उसका जवाब दीजिए। ड्राई स्टेट में करप्शन करते हैं, 12,000 करोड़ का अवैध धंधा आपको करते हैं। नकली शराब का धंधा आपको गुजरात में चलाते हैं। नैतिकता की बात करते हैं। दिल्ली के फेक लिकर स्कैम के लिए दिल्ली को आप घेरते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डालते हैं। अल्पना जी, एक चवन्नी भर के दिल्ली के लिकर स्कैम में एक रिकवरी नहीं हुई है। वैभव जी, अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, अभी फैसला तो नहीं आया ना? फैसला तो ये कह रहे हैं फैसला कोर्ट का माना जाएगा ना, आपका फैसला तो नहीं माना जाएगा ना? अरे 2 साल से ज्यादा ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 1 साल से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा है। इन्होंने चार्जशीट तक फाइल नहीं की है, ट्रायल तक नहीं शुरू हुए हैं। फाइल तो करे नहीं, तो आपको क्या जेल में केवल बीजेपी ने रख लिया? कोर्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है कि जेल में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से? मैं फिर से बोल रहा हूं, कोर्ट ने तो इनको आप तो कानून को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कानून का कोई रोल ही नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ना, आपने जमानत की अपील की थी ना, क्यों नहीं मिली आपको अपील? आप इसका जवाब दे दें, आप ही इसका जवाब दे दें। आपके वकील थे, आपने याचिका दायर की थी, क्यों नहीं मिली आपको जमानत? प्रियंका जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2019 के बाद सेक्शन 45 में अप्रूवल के स्टेटमेंट को प्रूफ माना जाता है। मैं ये बार बार कह रहे हैं कि ये चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, पीएमएलए से आपको दिक्कत है, पीएमएलए से आपको दिक्कत है। नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। वो
वो तो उस पर नतीजा आएगा। जैसे कि इन्होंने दिल्ली का अधिकार छीनने के लिए दिल्ली में अरे वैभव जी, दिल्ली में आबकारी स्कैम की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, आपको पता होगा। अब उस पर कार्रवाई हो रही है तो आप भूल जाएंगे। एक सेकंड, आबकारी नीति जो दिल्ली किसने रिपोर्ट किया था पहले आपको अच्छे से पता होगा। दिल्ली की जो सरकार ने, रोहन सिंह जी आपको याद होगा, आपने ही रिपोर्ट किया था दिल्ली में सबसे पहले, और अब उस पर कार्रवाई हो रही है। तो रोहन सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। इसकी शुरुआत हुई है जहां 55 करोड़ रुपए अरविंदो फार्मा के आदमी ने भेजा भारतीय जनता पार्टी को, और बना सरकारी अप्रूवर। उसके बाद केजरीवाल का नाम लिया, सिसोदिया का नाम लिया, जैन का नाम। नहीं रोहन सिंह जी, सबसे पहले कांग्रेस ने शिकायत की थी कि नहीं की थी, आप ये बता दें। अपराधी उसका लड़का, जिसको पैसा देके इन्होंने टूटा, इनको बनाया सरकारी अप्रूवर, उसके पिता को इन्होंने टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी का खुद का बनाया दीपूपा है। चलिए, आप सवाल का मेरे जवाब नहीं देंगे, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। अल्पना जी, रोहन जी, डॉक्टर धनोज और वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से दिल्ली और मेरठ में आज पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से रैली के द्वारा जनता के बीच अपनी अपनी बातें पहुंचाने के काम की शुरुआत कर दी गई है। चुनावी सफर का आगाज हो चुका है और जनता के बीच लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तमाम तरह की गारंटियां, तमाम तरह के वादे अब परोसे जाने शुरू हो चुके हैं। देखना ही होगा कि आने वाले समय में जनता किसके वादों पर ज्यादा भरोसा करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। आपको और हमें आज देश जिस पड़ाव पे है सोचना होगा, और खास तौर से मेरठ वासियों को कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था, तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना कि मेरठ के लोगों के पास में जाऊं और देश के लिए अपना संदेश दूं। भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे।
आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है जिन आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके किधर भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं।